नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके आने वाले आपके सुपर टेट, यूपी टेट और साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हिंदी शिक्षण शास्त्र के 50 प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है। तो देखिए, चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है। अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, या फिर सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, या फिर किसी एक भाषा को समझना, या इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो यहाँ पर बात करेंगे चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण के प्रकार की। तो वो प्रकार यहाँ पर है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, यानी कि जो व्याकरण सभी जगह पर उपयोग की जाती है उस व्याकरण को समझना, उसके प्रति समझ बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। देखिए, यहाँ पर रेखा विद्यार्थियों को जब अंग्रेजी पढ़ाती है उस समय वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर नाम बताती है। तो यहाँ पर वह अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपने चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थी को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेखा विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, और इसके लिए हमारा विकल्प नंबर सी होगा प्रश्न का उत्तर। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा अर्जन जो है ये संबंधित पियाजे, वाटसन, स्किनर या चॉम्स्की, तो अभी हमने बात की थी एक पहले ही प्रश्न में। तो यहाँ पर यह अवधारणा चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है और उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। श्रवण, पठन, शब्द भंडार, या फिर है व्याकरण। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों के पास जब शब्द भंडार होगा तो कहीं ना कहीं वो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का उत्तर यहाँ पर देंगे। तो बच्चों के शब्द भंडार की यहाँ पर परीक्षा यहाँ पर ले रही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे चलते हैं, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। तो निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र, पियाजे का अधिगम सिद्धांत, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, या फिर स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति जो संबंधित है वो है वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र, जिसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाले ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया के लिए वह अपने विद्यार्थियों को किस पक्ष को मजबूत कर रही है। ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, या फिर व्याकरण जागरूकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब वो तुकबंदी वाली ध्वनियों को यहाँ पर पहचान करने के लिए कहती है बच्चों से, तो ध्वन्यात्मक जागरूकता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, मौन पठन, ऊंचे स्वर में पठन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुधा जब अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है तो किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। ऊंचे स्वर में पठन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
अनिका अपने शिक्षार्थियों को हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों का अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें, और इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों और अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, या फिर अंग्रेजी की शब्द संपदा को याद करना। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चों को कहा गया कि अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ में आपको प्रयोग करना है, उनके साथ में जोड़ना है, तो यहाँ पर अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों या अन्य विषयों से संबंध कर पाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद यहाँ पर कर रहा है। संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, अभिनय के गुण को विकसित करना। तो देखिए रवि जो है अपने विद्यार्थियों की किस तरह मदद कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी है संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित कर रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। इसी के साथ में श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में जिन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है वो घटक है यहाँ पर श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, ऑप्शन नंबर ए। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थी अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें से एक विद्यार्थी को संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है और लता किस कौशल का यहाँ पर आकलन कर रही है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें केवल श्रवण, श्रवण एवं वाचन, श्रवण एवं पठन और केवल वाचन। तो जब बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं संवाद कर रहे हैं तो संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और लता यहाँ पर किस कौशल का आकलन कर रही है, तो बच्चे किस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं और किस प्रकार से वाचन कर रहे हैं, इसका आकलन यहाँ पर लता कर रही है। ऑप्शन बी। नज्मा भाषा के एक प्रश्न में प्रश्नों की कठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का कठिन्य स्तर जो है वो मूल्य 30 है। नज्मा को इस प्रश्न के बारे में क्या कहना चाहिए। इस प्रश्न को परीक्षा में प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा, और यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर यदि हम देखें तो इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। भाषा के साथ कार्य करते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, चेहरे की भाव हम भंगिमाएं सीखते हैं, या फिर भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते। तो देखिए मौन अवधि में यदि हम बात करें तो मौन अवधि में बच्चे जो होते हैं वो भाषा के साथ कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर उत्तर होगा। ELL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, गत्यात्मक या फिर है स्थानिक। तो यहां पर हम कह सकते हैं ELL का मतलब यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं तो ये प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं दृश्यात्मक रूप से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक रूप से, बिना किसी व्याख्या के, या फिर बनावटी रूप से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है इसमें
निगमनात्मक रूप से जो है व्याकरण पढ़ाई जाती है, और इसके लिए विकल्प बी होगा उत्तर। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर कुछ चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र यहाँ पर किस कौशल का आकलन कर रहा है? पठन, श्रवण, वाचन या फिर दृश्य रूपकता। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चे जो हैं फ्लैश कार्ड पर बने हुए चित्र बने हुए हैं, और वह एक टीचर जो है वाक्य बोलते हैं, वाक्य को सुन समझकर फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से उसका मिलान किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों जो है किस प्रकार से सुन रहे हैं, मतलब बच्चों का एक श्रवण कौशल का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन बी। निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है? वो अपने शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थी को पाठ का शीर्षक बता रही है, या फिर अपने विद्यार्थी की रुचि को क्रियाशील बना रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, और इसके लिए हमारा विकल्प ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? व्याकरण, कविता, शब्द अर्थ या फिर है रचनात्मकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को जो अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है? तो जोसेफ समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, व्याकरण अनुवाद विधि, मौन विधि, परामर्श कोश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्याकरण अनुवाद विधि का यहाँ पर सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके? तो यहाँ पर सस्वर वाचन, भूमिका निर्वाह, मौन पठन, चित्र संयोजन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो नाटक के समय उन्हें कौन सी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए भूमिका निर्वाह, यानी कि रोल प्ले का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? श्रवण, वाचन, पठन या फिर लेखन के? तो ये पठन के ही बारीक उपकौशल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी त्रुटि लेखन त्रुटि नहीं है? यहाँ पर लेखन त्रुटि कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियां, स्वर शैली की त्रुटि, वर्तनी की त्रुटि। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो स्वर शैली जो है ये हमारे वाचन से संबंधित होती है, लेखन से संबंधित नहीं होगी, और यही हमारा इसमें उत्तर होगा। एक 3 वर्ष की बालिका पुस्तक में चित्र कहानी देखकर कहानी कहती है। यह बालिका आरंभिक पाठक है, कथावाचक है, चित्र पाठक है या फिर पारंपरिक पाठक है? तो बालिका बिल्कुल यहाँ पर यदि चित्र देखकर कहानी कहती है तो वो एक आरंभिक पाठक है, यानी कि बच्चे ने अभी शुरुआत की है पढ़ने लिखने के प्रति। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों को दोहराव पर अधिक बल दे रही है, बजाय कि उनके अर्थ समझने पर वह कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पर कर रही है? तो यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि, परिस्थिति के अनुसार उपगम, संप्रेषणात्मक उपगम। तो उत्तर हो जाता है यहाँ पर श्रव्य भाषिक विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? आदित्य, सत्कारी परिवेश, निजी रूप से सिखलाने वाला परिवेश, औपचारिक परिवेश, स्वाभाविक परिवेश। तो देखिए कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा स्वाभाविक रूप से सीखता है क्योंकि वही भाषा उसके घर परिवार में बोली जाती है और उसको वो आसानी से सीखता है। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए, शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए, या फिर विभिन्न प्रकार के ड्रिल अभ्यासों के माध्यम से शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए, और डी है
शिक्षार्थियों को शब्द याद करने और जहां आवश्यक हो वहां प्रयोग करने के लिए कहना। तो देखिए, जब हम बच्चों को नई शब्दावली सिखा रहे हैं तो शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों के प्रयोग करने के अवसर मिलने चाहिए और इसके लिए विकल्प भी हमारा उत्तर होगा। चलिए, कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? तो यहां पर यदि देखें, निर्देश, द्विभाषिक व्याकरण, अनुवाद, कला, समावेशित अधिगम, तो यहां पर द्विभाषिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें रिक्त स्थान, उनसे गहराई से रिक्त स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से रिक्त स्थान का मौका देते हैं। तो प्रश्न के सीधे उत्तर को टिक करेंगे। परखने, जुड़ने और तादात्म्य यहाँ पर उत्तर होगा। जब हम तीनों शब्दों को तीनों जो अगर स्थान पर रखेंगे तो आपको प्रश्न जो है आसानी से समझ में आएगा। तो इसके लिए विकल्प सी हमारा इसमें उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती और तुमने ऐसा क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो ये प्रश्न यहाँ पर बच्चे की चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी, विभिन्न व्यवसायों की या फिर अनुभव की अभिव्यक्ति से, तो ये बच्चे के चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? शिक्षण के लिए तैयारी, यादृच्छिक प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों है तो शिक्षण कार्यक्रम या फिर व्यवस्थित प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें बच्चों का उपचार किया जाता है जो बच्चे अपने स्तर से पीछे रह जाते हैं। भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर है अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक, प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य, सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य भाषा के नियमों पर केंद्रित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य यहाँ पर होना चाहिए भाषा संबंधित गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर होगा। किसी नवीन कोश विषय या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? पाठ्यपुस्तकें, विश्वकोश, शब्दकोश, वास्तविक वस्तुएं जिन्हें हम रियली अभी कहते हैं, तो यहाँ पर वास्तविक वस्तुओं का उपयोग इसमें किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षार्थी अक्षर और शब्दों को पढ़ पाने की और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं, एक समान आकृति व ध्वनियों से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? अधिगम विकलांगता, अधिगम प्राथमिकता, अधिगम शैली, अधिगम भिन्नत। तो यहाँ पर इस स्थिति को हम अधिगम विकलांगता कहेंगे, जहां पर वो इन सब चीजों को पढ़ पाने में असमर्थ हो गया है और ये तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें बच्चों की संज्ञानात्मक क्षति देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं। गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? तो एक गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है, मनोरंजन का स्रोत होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसको सुगम बनाने का कार्य करती है, गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री, और इसके लिए विकल्प सी यहाँ पर उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशल जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण आदि के लिए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें हम कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, ज्ञान विषयक शिक्षण सामग्री, कक्षाई शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर इन्हें हम कहेंगे श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, क्योंकि इनमें कुछ कौशल जैसे कि हमारा पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए है, तो ये एक श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री रहेगी। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं?
जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं या उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करता है उच्चारण, वर्तनी, कोश विषयक या फिर सांस्कृतिक, तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चारण। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? घर की वस्तु, वास्तविक वस्तु, शिक्षण सामग्री या फिर कक्षा कक्ष सामग्री। तो यहाँ पर इस प्रकार की वस्तुओं को हम वास्तविक वस्तुएं कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास रिक्त स्थान है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। तो चॉम्स्की ने क्या कहा कि हमारे पास क्या है? तो हमारे पास भाषा अर्जन उपकरण है और जिसके तहत हम भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं, और इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए, सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन रिक्त स्थान ने किया। वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर या फिर पियाजे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन किया है वो यहाँ पर किया वाइगोत्स्की ने, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान। तो यहाँ पर हम बल देंगे भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन नंबर बी। मौखिक भाषा का आकलन रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। तो यहाँ पर मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है विचारों की क्रमबद्धता पर, ऑप्शन नंबर डी। भाषा के कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकती, एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर ये सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो ये सभी भाषा के जो 4 कौशल होते हैं हमारे, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, और विकल्प डी हमारा इसमें उत्तर होगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक रूप से महत्व देंगे? तो यहाँ पर हम भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा। तो यहाँ पर हम महत्व देंगे सहज अभिव्यक्ति को, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देगा? कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, कंठस्थ किए हुए संवाद को सही उच्चारण दोहराने के लिए, लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, लक्ष्य भाषा में संरचनात्मक प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त स्थान से उसका नाता न टूटे। तो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द चयन किया जाएगा? भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, या फिर भाषा प्रयोग। तो ऑप्शन डी होगा भाषा प्रयोग। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, बच्चों के लिए होता है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो देखिए, जो बाल साहित्य होते हैं कहीं ना कहीं वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करते हैं और बच्चों को बहुत रुचिकर वो लगते हैं। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक कक्षा 1 में लिखना रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है। तो देखिए, कक्षा 1 में बच्चे जब लिखने की शुरुआत करते हैं तो वो शुरू से लिखते नहीं हैं, वो कुछ भी आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचते हैं, चित्र बनाते हैं, और उसी से बच्चों का लिखना शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन
के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य यहाँ पर रहेगा? रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें। वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखें। कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं, पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव गए हैं और शोध करें और 300 शब्दों की एक रिपोर्ट लिखें। क्योंकि डी है शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। देखिए कक्षा 5 की इसमें बात की जा रही है और कक्षा 5 के बच्चे थोड़े जो होते हैं वो पहले, दूसरे, तीसरी, चौथी की अपेक्षा थोड़े से बड़े होते हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कल्पना कर सकते हैं। उनका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि वह प्रथम भाषा के अवरोध का कारण है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है। यह समझ को बाधित करेगा, यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतरक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है, उसका यह विचार किससे मिलता है? तो उनका यह विचार यहाँ पर मिलेगा पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर वाइगोत्स्की से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मिलेगा सामाजिक अंतरक्रिया महत्वपूर्ण उद्दीपन है, ऐसा मानने वाले वाइगोत्स्की हैं। तो उनका विचार यहाँ पर वाइगोत्स्की से मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी शिक्षण शास्त्र संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्न आपको यहाँ पर कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।